सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 4 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। तो प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय। चाइना ने कुछ क्षेत्र जो भारत ने कब्जा कर रखे थे वहाँ पे काउंटी बनाने की बात कर दी है। काउंटी आप तहसील समझ सकते हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध करा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा, चीन की ओर से नई काउंटी बनाने से ना तो क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता के संबंध में दीर्घकालिक और सतत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा और ना ही इसे चीन के अवैध और जबरन कब्जे की वैधता मिलेगी। भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों द्वारा सीमा वार्ता पुनः शुरू करने के कुछ दिनों बाद चीन ने दोनों काउंटी बनाने की घोषणा की है। यह वार्ता लगभग 5 वर्षों से ठप थी। देखिए, चीन के साथ भारत के संबंध कुछ ठीक तो नहीं चल रहे हैं। हर कोई जानता है कि चीन के साथ जितने बार भी संबंध बेहतर करने के प्रयास करे हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ ही रही हैं। हालांकि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस समस्या से भी बहुत ही मजबूती के साथ निपट लेगा। अगली खबर आती है, जिल बाइडेन को सबसे महंगा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है। अ, अमेरिका गए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। वहाँ पे उन्होंने जब डेलावेयर गए थे, उससे पहले जब परिवार से मिले जो बाइडेन साहब के, तो उन्हें गिफ्ट करा था तोहफा। सबसे महंगा तोहफा 7.5 कैरेट का हीरा है और ये उनको उपहार के रूप में दिया था। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय शुरू करेंगे जवाबदेही के बजाय। ये विचित्र है कि एक और किसान अपनी मांगों के साथ लगातार आंदोलन पर है और सरकार से सुलझाने के बजाय उदासीन रवैये अख्तियार किए हुई है। हालात ये हैं कि उसकी ओर से शीर्ष अदालत तक के आदेशों की जैसी व्याख्या की जा रही है, उससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गौरतलब है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल न्यूनतम समर्थन की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के मसले पर पिछले कुछ एक महीने से अनशन पर हैं। उनकी बिगड़ती सेहत के मद्देनज़र उन्हें चिकित्सा सुविधा दिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार पंजाब सरकार की कह चुका है। मगर हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर सकारात्मक रुख दिखाने के बजाय पंजाब सरकार की ओर से न सिर्फ टालमटोल का रवैया प्रदर्शित किया गया है, बल्कि अदालत की बातों को भी संदर्भ से अलग रूप में पेश किया जा रहा है। दरअसल अनशन की वजह से डल्लेवाल की गिरती सेहत के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पंजाब सरकार को ठोस कदम उठाने को कहा है। अब देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे कि आज भी आंदोलन करने पड़े 21वीं सदी में भी अपनी मांगों के लिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश और डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के बावजूद पंजाब सरकार तय समय सीमा में किसान नेता को अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी। इसकी दलील है कि वह इस मामले पर बल प्रयोग नहीं करना चाहती है। हैरानी की बात है कि बल प्रयोग नहीं करने की दुहाई देने वाली सरकार को किसानों की मांग पर कोई व्यापक सहमति बनाने के लिए अपनी ईमानदार इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना ज़रूरी नहीं लगता है। सॉल्यूशन भी नहीं निकाल रहे हैं और रेमेडी भी नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हमारा संपादकीय है समता और सहभागिता की मुश्किल रहा। और यह लेख लिखा है जगमोहन सिंह राजपूत साहब द्वारा। कहते हैं कि किसी सदी में जन्मे युवाओं के लिए उस समय की कल्पना करना आसान नहीं है जब भारत में अंग्रेज़ों का निरंकुश शासन था। गरीबी, भुखमरी और शोषण अपने चरम पर थे। भारतीय का मनोबल निम्नतम स्तर पर था और इस सबका लगातार और विस्तृत होते जाना सामान्य प्रक्रिया बन गई थी। देशव्यापी स्थिति यह थी कि भुक्तभोगी ना कुछ कह सकते थे ना कर सकते थे। स्थानीय स्तर पर अनेक व्यक्ति वर्ग और संस्थाएं आज़ादी के लिए कार्य कर रही थीं, लेकिन उनका प्रभाव भी सीमित ही रह जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य को उसे कुचलने में कोई दुविधा नहीं होती थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सशक्त संयोजन के अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। भारत की स्वतंत्रता के लिए आवश्यकता तो एक संगठित और संगठित राष्ट्रीय प्रयास की थी।
दक्षिण अफ्रीका में अपनी वैचारिकता, कर्मठता और अटल सिद्धांतवादिता का लोहा सारे विश्व में मनवा कर जब गांधी भारत आए, तब स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बिखराव की ही स्थिति थी। देखिए, इसमें बड़ी शुरुआत में ही इस लेख में हमारे उस ऐतिहासिक संघर्ष की बातें बता दी, जो उस पीढ़ी ने देखी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन चले, गांधी जी और कई हमारे देश के नेताओं ने भारत के लिए आवाज़ उठाई। गांधी जी ने सब वो सुस्पूत संस्था कांग्रेस का स्वरूप पूरे का पूरा बदल दिया। उनके आने के बाद जो भी भारत की स्वतंत्रता चाहता था, देश की एकता चाहता था, उसे उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध था। वह उसका सदस्य हो सकता था। उसका मत, पंथ, मज़हब, धर्म, राजनीतिक प्रतिबंध कोई भी हो, लक्ष्य सभी का एक था। लेकिन हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपने सपने थे। भारत में गांधी का मुख्य आंदोलन तो चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों को लेकर ही प्रारंभ हुआ था। उसने विश्वव्यापी परिदृश्य को इस समय विचलित कर दिया, जिस समय उपनिवेशों में रहने वाले प्रजा और उनके शासकों के अत्याचार बहुत ही कम लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। अमेरिका में अफ्रीका से ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने वाले लोगों में और किस प्रकार का जुल्म कानूनी तौर पर जायज़ माने जाते थे, वह जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, अब देखिए, उस समय अफ्रीका में भी गांधी जी ने इतना आंदोलन करा। उस ज़माने में बिल्कुल थर्ड क्लास ट्रीटमेंट होता था, भारतीयों का रंग भेद होता था। ये सब क्यों याद किया जाना चाहिए? अब लेखक कहते हैं कि ये चलिए, हमने आपको इतनी बातें शुरुआत में बता दी, मगर हम इन सब की बातें कर क्यों रहे हैं? क्या ये सर्वविदित ऐतिहासिक तथ्यों को दोहराना नहीं है? ये सब याद करना आवश्यक है, अगर मूल प्रश्न पर ईमानदारी से विचार किया जाए। क्या स्वतंत्र भारत का हर नागरिक सही मायने में एक सफल, संतुष्ट और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के राह पर आगे बढ़ रहा है? या वह अपने विकास और प्रगति के मार्ग में नए कांटे बोता जा रहा है? क्या इस प्रश्न का प्रसन्न विचार विमर्श भी प्रारंभ हुआ है? और नहीं तो ऐसे कब होगा और कौन करेगा? कौन आगे बढ़ेगा? आज मनुष्य के पास अनगिनत उपलब्धियां हैं। बहुत कुछ ऐसे हैं जिस पर वह गर्व करता है, और जो वास्तव में उसकी सराहनीय उपलब्धियां हैं, उसने विज्ञान के गुण रहस्य उद्घाटित कर लिए हैं। उसके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी तो है ही, अब संचार तकनीक, इंटरनेट और एआई भी उसके नियंत्रण में है। किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पर बैठकर वह पृथ्वी या आकाश में किसी से और कहीं भी तुरंत संपर्क स्थापित कर सकता है। यही नहीं, उसके पास इतने और ऐसे आयुध हैं कि वह किसी भी स्थान को और वहाँ के लोगों को समूल नष्ट कर सकता है। मनुष्य ने हिरोशिमा और नागासाकी को मानवता के साथ किए गए जघन्य अपराध के पश्चात भी अपने मारक क्षमताओं को और अधिक घातक बनाने के लगातार प्रयास जारी रखे। उनमें कोई भी कमी नहीं है। दो विश्व युद्ध की विभाषिका झेलने के पश्चात ऐसा वैश्विक मंच निर्मित किया जा गया था, जहां बैठकर भविष्य के युद्ध और हिंसा से सदा के लिए मुक्त किया जा सके। वह संस्थाएं अभी भी लोकतंत्र की हिंसा उड़ाते। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों के मिले वीटो का अधिकार भी है, जिससे एक देश बाकी सभी देशों के राय के विरुद्ध अधिकृत ढंग से जा सकता है। मतलब ये देखिए, संस्था जो विश्व युद्ध के बाद बनाई गई, यूएन, क्या पर्पस था इसका? कि अब जो नया नया विश्व बनेगा, या जो आगे आने वाले समय में विश्व होगा, वहाँ पे मानवता हो, वहाँ पे सब लोग साथ मिल के रहें। मगर ये भी कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है, अपने आप में विरोधाभास है, कि उस संस्था में भी इतना विरोधाभास है कि आपने गिनती के 5 देशों के पास ऐसी वीटो पावर दे दी है कि अगर बाकी देश कह रहे हैं कि ये सेब नहीं, ये तो अमरूद है, ये सेब नहीं, ये तो अमरूद है, उसमें अगर इनमें से 5 में से किसी एक ने बोल दिया कि नहीं भैया ये तो सेब है, तो वो सेब ही माना जाएगा। तो ये कहाँ का न्याय है? और कि यही भविष्य है देश का, दुनिया का, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना अपना मतलब तलाश रहे हैं देश। अर्नोल्ड टैन भी जैसे अनेक विज्ञान
विद्वान भी यही विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि विश्व को, पृथ्वी ग्रह को, मनुष्यता को बचाने का रास्ता गांधी, टैगोर और रामकृष्ण परमहंस का ही रास्ता हो सकता है। भारत की समस्या यह है कि लोकतंत्र का जो निर्मल स्वरूप गांधीवाद मूल्यों के अंतर्गत अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जैसे मनुष्यों की अथक परिश्रम से निर्मित होकर लागू किया गया था, उसका स्वरूप विकृत करने में राजनेताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश की राजनीति में मूल्यों की ह्रास, संवेदनहीनता, अशालीनता, अविश्वास, आशंकाएं, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप तथा जन भावनाओं के विपरीत आचरण हर तरफ फैले हुए हैं। जो भी ये सब के जंजाल में उलझ जाएगा, उसके पास अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए सोचने, समझने और प्रयास करने का ना तो समय बचेगा, ना ही इच्छा शक्ति बचेगी। बहुत ही बढ़िया बात करी, बहुत ही गहनता के साथ कई मुद्दों पे ध्यान केंद्रित करा है। 21वीं सदी में मानव सभ्य है, सुसंगत, सुसंस्कृत है, उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, कौशल है, प्रकृति के अनेक अनेक ग्रहण गुण रहस्यों से वह परिचित हो चुका है। उसके पास अपने मज़हब है, मत है, आस्थाएं हैं। मतभेद अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, कुछ तो इतने प्रबल हैं कि उनके कारण पनपा आतंकवाद विश्व को हिंसा, युद्ध, अन्याय तथा अविश्वास के गर्त में डुबाता जा रहा है और उसे निस्तारण का कोई उपाय सुझाई नहीं देता है। दूसरी तरफ मनुष्य अब यह भी समझ जा चुका है कि सभी धर्मों, पंथों और मज़हबों का स्रोत एक है और अंतिम लक्ष्य भी एक ही है। मनुष्य मात्र एकता पर विश्वास है, मगर अपने अपने ढंग से। इस विशेष होने के भाव, इच्छा और प्रवृत्ति मनुष्य को अनेक अवसरों पर पथ भ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है ना। इस कटु सत्य को स्वीकार किया जाए या नहीं, तथ्य तो यही है कि विश्व में अनेकानेक हिंसा स्थल केवल उस कारण पनपे हैं जिनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और मज़हब को सर्वश्रेष्ठ मानने के स्थान पर सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और आस्थाओं को समान मानना मनुष्य अभी सीख ही नहीं पाया है। मतलब हर कोई अपनी ग्लोरी में जी रहा है कि मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, आई एम द टॉप मोस्ट। ठीक है ना। और यही बात है यहाँ पे बताई गई। देखिए, जितने भी हिंसा स्थल हैं, जहाँ पे इस समय वॉर हो रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, है ना, यूक्रेन हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, और आपके इराक हो, हांगकांग, ताइवान हो, इसराइल फ़लस्तीन हो, दक्षिण अमेरिका में सिविल वॉर हो, वेनेजुएला का, या ब्राज़ील मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स का वॉर हो, हर कोई अपने आप को तो सरकार से, तंत्र से ऊपर दिखाना चाहता है। लड़ाई इसी बात की चल रही है और यही कारण है जितने आपके हिंसा के स्थल बढ़ते जा रहे हैं, यही कारण है। बहुत ही बढ़िया लेख। आगे देखते हैं और क्या क्या बातें हैं। अब दक्षिण कोरिया में समस्या देखी क्या चल रही है कि पहले तो 6 घंटे का ज़बरदस्ती का राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया यून सुक यूल साहब ने। ठीक है, अब हटने का नाम नहीं ले रहे थे, बीच बीच बोल रहे मैं रिजाइन नहीं करूँगा। जब जब 6 घंटे का मात्र लगा था, फिर लोगों ने इतना कड़ा विरोध कर दिया, आंदोलन हो गए, सड़कों पर लोग आ गए, तब इन्होंने डर के मारे पीछे हट गए। सरकार, इनकी पार्टी डर गई, पार्टी इनकी हिल गई अपने आप में। तो इन्होंने कहा चलिए मैं बसे हटा दे रहा हूँ आपके कहने पे, मगर मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। अभी देखिए, फिर ज़बरदस्ती जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू करी गई और इम्पीचमेंट प्रक्रिया सफल रही। इनको इम्पीच करने की बात हो गई, कोर्ट, न्यायालय सलाह ली गई, न्यायालय ने भी कह दिया कि इनको नमस्ते करा जाए। अब देखिए, आज भी तानाशाही इतनी है कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ताकत, सत्ता अगर
केंद्रित हो जाए एक ही व्यक्ति के पास, तो तानाशाही का रूप ले लेती है। यून सक यूल ने दिखा दिया। दक्षिण कोरिया के जांचकर्ता महाभियोग का सामना कर रहे देश के राष्ट्रपति जुन सक यूल को राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के साथ लगभग 6 घंटे के गतिरोध के बाद भी हिरासत में नहीं ले सके। यून द्वारा लगाए गए अल्पकालिक मार्शल लॉ के बाद इस जारी राजनैतिक संकट और 1 महीने के भीतर 2 राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने से दक्षिण कोरिया राजनीति पंगु हो गई है। आप सोचिए, पूरा मजाक बन गया दक्षिण कोरिया का। देश के भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी ने कहा कि वह संदिग्ध के रवैये पर गंभीर खेद व्यक्त करती है, जिन्होंने कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। कभी भी ताकत एक व्यक्ति के पास बिल्कुल केंद्रित नहीं करनी चाहिए। नेपाल के पर्वतारोही सिंगमाची शेरपा हुए सम्मानित। जिन्होंने अधिक ऑक्सीजन का प्रयोग करते हुए 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाला पहला नेपाली पर्वतारोही बनकर इतिहास रचा है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए करंट अफेयर्स को और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।